एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट का हम यूनिट 5th करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है आपका पर्सनालिटी। ठीक है, एक यूनिट और रह जाएगी आपकी जिसका नाम इंटेलिजेंस है, वो मैं कल करवा दूंगी। आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिर्फ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रह जाएंगे। ठीक है, विद इन 2 डेज के अंदर अंदर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनालिटी के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी से आप सब अवेयर हैं, हम सब कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली पर्सनालिटी से मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी का मतलब होता है द वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, द वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, द वे ऑफ फीलिंग। ये क्या होती है? आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से बिहेव करते हो दूसरों के साथ। ठीक है ना, आप का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये आपकी पर्सनालिटी बताती हैं। ठीक है, पर्सनालिटी से आपके मूड का पता चलता है, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू हैव वो पता चलता है, आपकी ओपिनियन कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है। ठीक है ना, आप किस मानसिकता के हो। ठीक है ना, एंड इट इज मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन इंटरसेक्शन विद अदर पीपल। और पर्सनालिटी का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन होता है जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, तब बहुत अच्छे से झलकती है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, इसमें आपके सारे बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो आपको इनहेरेंट हैं, जो आपको माता पिता से मिले हैं और जो आपने एक्वायर करे हैं थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें पर्सनालिटी के माध्यम से आप एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंस या उसके अंदर क्या सिमिलरिटी है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, उस इंसान का रिलेशनशिप कैसा है एनवायरनमेंट के साथ और सोशल ग्रुप के साथ, इसका भी आप पता लगा सकते हो। तो पर्सनालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक है एक तरीके से किसी भी एक पर्सन का। ठीक है ना, पर्सनालिटी आपकी साइकोलॉजी को बताती है कि वही कि किस मानसिकता के आप हैं। ठीक है ना, आप चीजों को किस तरीके से परसीव करते हो। ठीक है ना, किस तरीके से सेंस करते हो, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू हैव, आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमें पर्सनैलिटी के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, पर्सनैलिटी आपका एक यूनिक पैटर्न है ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं पर्सनैलिटी के? हम अगर किसी भी पर्सन के ट्रेड्स को डिफाइन कर दें किसी भी तरीके से, ट्रेड्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक को कि कौन सी ऐसी चीज है जो उसको दूसरे से अलग बनाती है, तो वही उसकी क्या एक तरीके से पर्सनालिटी हो जाती है। लाइक वो बहुत जेनरस है, केयरिंग है, ठीक है, परफेक्शनिस्ट है, दे आर लॉयल, प्रोटेक्टिव है। तो ये सब क्या है एक तरीके से, अगर हम बिल्कुल हिंदी में जाए तो ये विशेषता हो जाती है। तो वही जो आपके अंदर कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको दूसरों से भिन्न बनाती हैं, वही आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। ठीक है, गुलीफोल्ड ने एक डेफिनेशन भी दी है कि वी में डिफाइन पर्सनालिटी एज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न्स ऑफ ट्रेट। एक इंटीग्रेटेड पैटर्न होता है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, आपके बिहेवियर्स, इन सबका हमें पता चलता है। ठीक है, की एक्सपेक्ट्स क्या है पर्सनालिटी के? कंसिस्टेंसी। देखो, जो पर्सन, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, तो आप ना इतने टाइम से उसके साथ रह के आप इतना समझ गए हो कि वो किस टाइप की थिंकिंग वो रखता है। ठीक है ना, किस तरीके से वो चीजों को फील करता है, परसीव करता है, उसका कहीं ना कहीं आप एटीट्यूड समझ जाते हो। ठीक है ना, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है वो लगभग लगभग कंसिस्टेंट ही रहती है ओवर टाइम। ठीक है ना, मतलब द वे ऑफ थिंकिंग या किस तरीके से आप चीजों को परसीव करते हो, वो जो इंसान का जो नेचर होता है ना, वो कंसिस्टेंट ही रहता है ओवर टाइम। तो इससे हम पर्सन को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ही पजेस। ठीक है, तो एक सबसे पहला एक्सपेक्ट क्या? पर्सनालिटी का कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, जो हमारा थिंकिंग करने का तरीका होता है, जो फील करने का तरीका होता है, वो सब हमारा एक तरीके से कंसिस्टेंट ही रहता है, स्टेबल रहता है ओवर टाइम। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, डिस्टिंक्टिवनेस, जो ये आपके ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना,
ठीक है ना, जैसे कि कोई शाई है तो कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, कोई बहुत ज्यादा एडवेंचरियस है। तो ये क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस, हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। कंपोनेंट्स, पर्सनैलिटी में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, लाइक मोटिवेशन, सेल्फ कंसेप्ट, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, योर सोशल बिहेवियर। ठीक है ना, ये सब कंपोनेंट्स हैं जो आपके पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। ठीक है। पर्सनालिटी का नेचर कैसा है, ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ठीक है। जो आपके परमानेंट आपके ट्रेट्स होते हैं, जो आपके परमानेंट कुछ आपकी कह सकते हो एटीट्यूड्स होते हैं, जो आपकी एबिलिटीज होती हैं पर्सन की, वो एक पर्सनैलिटी का ही पार्ट होती हैं। ठीक है ना। ठीक है। जो पर्सनैलिटी होती है हर एक पर्सन की, वो डिफरेंट होती है, यूनिक होती है सब दूसरों से। जो डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का, वो डिपेंड करता है ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है। पर्सनैलिटी इज नॉट द सम टोटल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो आपका हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट फैक्टर्स का सम नहीं होता है, ये आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होती है पर्सनैलिटी। ठीक है। और पर्सनैलिटी आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक डेवलप ही होती रहती है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, पर्सनालिटी मैंने आपको जैसे बताया कि पर्सनालिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। किस तरीके से पर्सनालिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो पर्सनालिटी होती है उसमें आपके इनहेरेंट और एक्वायर्ड दोनों तरीके के बिहेवियर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आपकी पर्सनालिटी के माध्यम से आप बता सकते हो कि जो पर्सन है उसकी एडजस्टेबिलिटी कैसी है, सोशलेबिलिटी कैसी है, विल पावर कैसी है, ठीक है ना, डेवलपमेंटल कैसा है उसका। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इस पर्सनालिटी के माध्यम से आपको बहुत सारे कंसेप्ट का आइडिया लग जाता है उस पर्सन को लेके कि वो एडजस्ट हो पाता है नहीं हो पाता, उसकी विल पावर कैसी है, एडजस्टेबिलिटी कैसी है, सोशलेबिलिटी कैसी है, डेवलपमेंटल कैसी है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता चलता है, इसलिए ये क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया। हर एक पर्सन की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि सबके आइडियाज, सबके वैल्यूज, सबके बिलीव्स अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना वे होता है थिंकिंग का। ठीक है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेशन। ठीक है ना। तो इसीलिए जो हर एक की पर्सनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो यूनिक होती है। ठीक है। जो आपकी पर्सनालिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये हेरिडिटी एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होती है। देखो, अगर थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, जैसे कि मान लो कोई ए है इज इक्वल टू बी इंटू सी का प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे एक भी चीज आपकी जीरो हो गई, एक भी चीज अगर आपकी खत्म हो गई ना, तो इसका इफेक्ट भी जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी जीरो हो गया या फिर सी जीरो हो गया, तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी प्रोडक्ट के, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है। एडिशन के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप एडिशन लगाओगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ चाहे सी जीरो कर दोगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा, बी जीरो कर दोगे तो ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि इन दोनों में से अगर कोई सा भी एक फैक्टर आपका एब्सेंट हुआ, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एब्सेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जो पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो दोनों का ही होना जरूरी है। अगर एक भी फैक्टर नहीं होगा तो पर्सनैलिटी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कोई एक आदमी है और वो उसके अंदर ग्रीगैरियनस बहुत ज्यादा है, मतलब कि उसको ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जो सोशल एबिलिटी है ना, वो जब ही डेवलप होगी जब आप उसको सोशल इन्वायरमेंट में रखोगे, जब उसको सोशल इन्वायरमेंट मिलेगा, वो लोगों के कांटेक्ट में आएगा, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। माना कि उसके अंदर जो है जिज्ञासा है, ग्रीगैरियसनेस की, ग्रुप में लोगों के साथ उसका मन करता है, लोगों के साथ बातचीत करने का, रहने का, लेकिन मन से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको एनवायरनमेंट नहीं दोगे। जब वो एनवायरनमेंट उसको मिलेगा, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा, तभी उसके अंदर वो सोशल एबिलिटी डेवलप होगी। सिर्फ द इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रीगैरियसनेस से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। भाई बहुत से देखो, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो थोड़ा ना शुरुआत से ही पता चलने लग जाता है कि हाँ, ये बच्चा थोड़ा अकेले में ही रहना पसंद करता है, ये बच्चा है थोड़ा सोशली हो सकता है, क्योंकि ये बच्चा जो है सबके साथ
आता जाता रहता है, सबके पास चला जाता है। तो इससे ही आइडिया लग जाता है कि बच्चे के अंदर ये बच्चा जो है ग्रुप में रहने वाला है या अकेले में रहने वाला है। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने अपने में ही खेलते रहते हैं, कोई आए जाए उनको मतलब नहीं। तो बहुत से बच्चे ऐसे तो कोई आया तो एकदम फट से गए गेट खोलने के लिए। तो कुछ ये एबिलिटीज ऐसी होती है बच्चे की जिससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि हाँ, इस बच्चे के अंदर शायद वो एक इनेट एबिलिटी है बाय बर्थ की ये तुम्हारा ग्रीगेरियसनेस इसके अंदर हो सकती है, आ सकती है इसके अंदर ग्रुप में, शायद ये तुम्हारा इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन सोशल एबिलिटी तभी तो डेवलप होगी, ग्रीगेरियसनेस वाली जो पावर है उसके बच्चे के अंदर, जो एक हम कह रहे हैं कि कंसेप्ट है इस बच्चे के अंदर, तो वो डेवलप तो जब ही होगी ना जब वो सोशल एनवायरनमेंट उसको मिलेगा, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, है या नहीं। तो सिर्फ हेरिडिटी है उस बच्चे के अंदर, आपको आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ वो बच्चा जो है ये तुम्हारा सबसे घुलने मिलने वाला रहेगा, आपने ऐसा आइडिया लगा लिया। लेकिन जब तक उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चा उसके अंदर सोशल एबिलिटी डेवलप नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो पर्सनालिटी होती है वो हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का फैक्टर होती है। अगर एक भी फैक्टर नहीं होगा तो वो पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। एक भी फैक्टर का अगर इनमें से किसी का भी एक फैक्टर का भी इन्फ्लुएंस अगर रह गया तो ठीक है। ये था आपका पर्सनालिटी के नेचर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। देखो, अलग अलग डोमेन में पर्सनालिटी के अलग अलग टाइप्स हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने टाइप डिफाइन करी है। इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज भी आई, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको टाइप्स पढ़ा दिए हैं कि टाइप्स क्या है पर्सनालिटी के। फिर इसके बाद हम इसके थ्योरीज पढ़ेंगे कि किस साइकोलॉजिस्ट ने किस बिहाफ पे थ्योरी अपनी दी, उसके हिसाब से उन्होंने पर्सनैलिटी को किस तरीके से क्लासीफाई करा। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके पर्सनैलिटी के आज के टाइम पे हम लोग मानते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि शारीरिक बनावट के बेसिस पे जो है यहाँ पे पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन करा गया। और ये किसने करा है? आपका क्रिश्चियमर ने करा है। ठीक है। इनके हिसाब से पर्सनैलिटी आपकी तीन चीजों में क्लासीफाई की गई, एस्थेनिक, एथलेटिक एंड पाइकनिक। ठीक है। ये तीन टर्म्स क्या होती है इनको समझ लेते हैं। ठीक है। देखो, एस्थेनिक वो लोग होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है ना, और अकेले ही रहना ज्यादातर पसंद करते हैं, और ये दूसरों की बुराई कोई इनके सामने कर दे तो इनको बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इनकी खुद की कोई बुराई कर दे तो ये इससे बर्दाश्त नहीं होती। ये कुछ इस किस्म के लोग होते हैं। ठीक है। दूसरे आते हैं आपके एथलेटिक। एथलेटिक देखो नाम से समझ में आ रहा है, जो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है ना, जो लोग क्या कहते हैं स्ट्रोंग होते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, वो होते हैं आपके एथलेटिक पर्सन। ठीक है। पाइकनिक पर्सन वो लोग होते हैं जो आपके हाइट में भी थोड़े छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है ना। और वैसे इनकी जिंदगी भी एकदम बढ़िया इजी गोइंग चल रही होती है, एंटरटेनिंग पर्सन ये लोग होते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, लोगों के नेचर के बेसिस पे आपका पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन हुआ गैलन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। इन्होंने 4 पार्ट्स में पर्सनैलिटी को क्लासिफाई करा। सबसे पहले जो ये कंसेप्ट थी ना आपकी क्लोरिक, मेलनकॉलिक, फ्लेगमेटिक एंड सैंग्विन, ये सबसे पहले जो आपकी ये क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी का किया था, ये आपका करा गया था हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी को सेंस ऑफ ह्यूमर के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई करा था। नेम उनके भी यही थे, जो जिन 4 पार्ट्स में इन गैलन ने क्लासिफाई करा है, सेम वही नाम हिप्पोक्रेटस के भी थे। लेकिन गैलन बाद में आए हिप्पोक्रेटस के। गैलन ने हिप्पोक्रेटस का क्लासिफाई किया हुआ जो कंसेप्ट था पर्सनैलिटी का, उसको थोड़ा और मॉडिफाई करा इन्होंने, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करा, उसको थोड़ा और एक फॉर्मल लुक दिया इन्होंने। तो बाद में जो हम बेसिक जो हम टाइप पढ़ते हैं पर्सनैलिटी का, वो हम गैलन का पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो गैलन के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पर्सनैलिटी आपकी 4 तरीके की होती है, क्लोरिक, मेलनकॉलिक, फ्लेगमेटिक एंड सैंग्विन। देखो, जो आपके क्लोरिक होते हैं ये आपके बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ऑफेंसिव नेचर के होते हैं। ठीक है ना। मेलनकॉलिक लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एंजाइटी, सैड से रहते हैं, ठीक है ना, हमेशा सप्रेस्ड रहते हैं, पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है, नेगेटिव से रहते हैं हमेशा माइंड से। ठीक है। फ्लेगमेटिक वो लोग होते हैं जो आपके
डाउन हार्टेड पर्सन्स होते हैं, एकदम लविंग होते हैं, शांति चाहिए होती है, थोड़े लेजी भी होते हैं, ठीक है। सैंग्विन पर्सन वो पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, एक्टिव होते हैं हमेशा, उन लोगों को बोला जाता है सैंग्विन। ये जो टर्म्स है ना, ये हम आगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब थ्योरीज आएंगी ना, क्योंकि थ्योरीज को स्टडी करा गया, उन पर रिसर्च करी गई, उसी के बाद तो हमने पर्सनैलिटी के टाइप्स को डिफाइन करा अलग अलग डोमेन में, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ एक प्रॉपर टाइप पढ़ रहे हैं सिर्फ पर्सनालिटी का, ठीक है। फिर हमने पर्सनालिटी को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के बेसिस पे एक आपके साइकोलॉजिस्ट थे स्प्रैंगर, इन्होंने क्लासिफाई करा था पर्सनालिटी को 6 ग्रुप्स में, ठीक है। थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एस्थेटिक, ठीक है। थ्योरेटिकल में वो लोग आ जाते थे जिनके अंदर डिजायर होती थी नॉलेज को गेन करने की, ठीक है ना, जो आपके रूल्स और आइडियल्स होते थे उनको फॉलो करते थे, ठीक है ना, जो आप ऐसे पर्सन जो मतलब बहुत ज्यादा, ये जो पर्सन्स होते थे, जैसे मान लो कभी किसी डिफिकल्टी में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो जो हमारे धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको फॉलो करते थे, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इनके अंदर जिज्ञासा रहती थी, हर चीज की ना नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं होते थे ये, बस नॉलेज होनी चाहिए इन्हें, थ्योरेटिकल होते थे सिर्फ, ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में वो लोग आते थे जिनके अंदर क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे मनी को, ठीक है ना, जो कुछ भी कर सकते थे फॉर अर्निंग मनी, ठीक है ना, ऐसे पर्सन जो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। सोशल, सोशल वो लोग आते थे जो सोसाइटी को, सोशल रिलेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो काइंड होते थे, ये लोग आपके बिनोविलेंट होते थे, एकदम बढ़िया, मतलब काइंडनेस थी इन लोगों के अंदर। सोशल वर्कर्स होते थे, सोशल रिफॉर्मर्स भी होते थे ये लोग, ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छे से। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में वो लोग आते थे जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता था, जो गवर्नमेंट से जिनका ज़्यादा अटैचमेंट था, ठीक है ना, और वो गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना उनको अच्छा लगता था। ये जो पर्सन होते थे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते थे पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, ठीक है। रिलीजियस, रिलीजियस में वो लोग आते हैं जो भगवान को मानते थे, जिनको भगवान की पावर से डर लगता था कि भाई हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान देख रहा, वो हमारे साथ गलत करेगा, इस टाइप की फीलिंग थी। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फॉलो करते थे ये लेकिन जो ये पर्सन होते थे एकदम सेल्फ सेटिस्फाइड रहते थे और एकदम खुश हैप्पी रहते थे, ठीक है ना। एस्थेटिक, एस्थेटिक वो पर्सन्स होते थे आपके जो जिनको ब्यूटी से प्यार होता था, ठीक है ना, जो आपका आर्ट, म्यूज़िक, डांस, इन सब से जिनको प्यार होता था वो होते थे आपके एस्थेटिक पर्सन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, तो एक साइकोलॉजिस्ट थे जंग, उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था पर्सनैलिटी का 3 में, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इससे तो आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो सिर्फ सेल्फ थिंकर होते हैं, जो वह खुद ही खुद सोचते रहते हैं, ठीक है ना, शाय होते हैं थोड़ा नेचर में, सेंसिटिव भी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, ठीक है ना, और पब्लिक डीलिंग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होती है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं, जस्ट इंट्रोवर्ट का अपोजिट होता है, सोसाइटी से लेना देना होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, एकदम करेजियस होते हैं, एंजाइटी से फ्री होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, एकदम आशावादी होते हैं। ये जो पर्सन्स होते हैं सोशल टास्क में भी इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। एम्बिवर्ट वो लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के एकदम बीचों बीच होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें ज़्यादा चुप रहना भी पसंद नहीं, ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं, ठीक है ना, वो होते हैं आपके एम्बिवर्ट, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट पे हमने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा है 2 पार्ट्स में, वेल एडजस्टेड एंड मेल एडजस्टेड। वेल एडजस्टेड वो हो गए जो आपका क्या कहते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलते हैं आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो नीड्स आ रहे हैं उनके बीच में। और मेल एडजस्टेड वो होते हैं जो आपका बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है ना वो जनरली एंटी सोशल हो चुका होता है, ठीक है ना। तो ये थे आपके पर्सनैलिटी के टाइप्स ऑन अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। ये मैंने जो आपकी क्वेश्चन बैंक की बुक है उसी में से ये टॉपिक आपका लिया है, और जैसे जैसे उसमें लिखा है मैंने वैसे वैसे ही समझाया है। कहीं पे आपको टाइप कुछ दिखेगा, कहीं पे आपको टाइप कुछ दिखेगा, किसी वीडियो में कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन बैंक में है उसी को ही फॉलो करके आपको इसके टाइप समझाए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरीज़ के बारे में। 3 तरीके की थ्योरी है, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी और टाइप कम ट्रेट थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। अपनी अपनी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी रिसर्च पे, अपनी अपनी स्टडी पे उन्होंने थ्योरी दी।
फिर फर्दर इन सारी थ्योरीज़ को जो है इनको और अच्छे से स्टडी करा गया और इन्हीं के बेसिस पे जो है फिर हमने ये पर्सनैलिटी के टाइप्स डिस्क्राइब करे थे, ठीक है। तो थ्योरीज भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। टाइप थ्योरी पढ़ते हैं सबसे पहले। टाइप थ्योरी में आपकी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी आती हैं, एक एक करके उनको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो वैसे देखा जाए तो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है पर्सन की वो उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं उनसे आइडेंटिफाई की जाती है और उन्हीं के बेसिस पे फिर वो क्लासीफाई की जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस देखे गए, उसमें से जो कुछ क्लासिफिकेशंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सनैलिटी के वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला है हिप्पोक्रेटस का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर के बेसिस पे इन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा था 4 पार्ट में। देखो वो सेम ही है जो गैलन ने दिए थे, क्योंकि सबसे पहला पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन हिप्पोक्रेट्स ने ही करा था, लेकिन उसके बाद गैलन आए, गैलन ने ही इनकी ही क्लासिफिकेशन को थोड़ा और ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है ना। टर्म्स सेम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ थी हिप्पोक्रेट्स ने जो शायद ऐड करी थी और गैलन को वो नहीं करनी थी, तो डिफरेंस था। हम क्वेश्चन बैंक की बुक में इतना डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है कि इन्होंने ऐसा क्या सोचा था जो उन्होंने नहीं ऐड करा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसमें तो एक थ्योरी का पार्ट अलग से है और पार्ट टाइप्स का अलग से है, ठीक है। तो इन्होंने हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन था आपका सेंस ऑफ ह्यूमर के बेसिस पे। इन्होंने सबसे पहले पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा था। ये सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा था 4 पार्ट में। पहला है आपका क्लोरिक। क्लोरिक वो लोग होते हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, एनर्जेटिक होते हैं एकदम, ठीक है। मेलनकॉलिक वो होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, क्वाइट रहते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है ना, एंड दे आर प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कि ये इनके अंदर ये हैबिट ही होती है कि ये अपनी खुद की थॉट्स को, इमोशंस को एग्जामाइन करते रहते हैं, ठीक है ना। एनालिटिकल होते हैं, एकदम क्वाइट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है। एम्बिशियस का मतलब होता है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी चीज़ को लेकर, किसी अचीवमेंट को लेकर, किसी सक्सेस को लेकर, उसको बोला जाता है एम्बिशियस, ठीक है ना। ओके। पैशनेट का भी मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, ठीक है। फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक वो लोग होते हैं जो आपके काम होते हैं, हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं, डिपेंडेबल रहते हैं दूसरों पे, और पैसिव होते हैं। पैसिव का भी मतलब वही होता है जो खुद से एक्टिव नहीं रहते हैं। एक्टिव का ही अपोजिट तो होता है पैसिव, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। सैंग्वाइन वो होते हैं जो चेयरफुल होते हैं, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखते हैं, सोशलेबल भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका क्रिश्चियमर क्लासिफिकेशन, जो कि आपका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था, मतलब कि जो आपकी शारीरिक बनावट है उसके बेसिस पे इन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा था, ठीक है। जो पर्सनैलिटी होती है वो आदमी की बिहेवियर से, उसके इमोशन से, उसकी थिंकिंग से, है ना, इन सब से तो डिफाइन होती ही होती है। साथ ही उसका कुछ लुक भी मैटर करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। जब भी तो हम कहते हैं कि कोई अगर आपको लुक में बहुत अच्छा दिख रहा होता है तो हम कहते हैं कि वाह क्या पर्सनालिटी है। तो लुक्स भी मैटर करता है चीज़ों में, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से अपने बॉडी को वेल मेंटेन रखता है, वेल ड्रेस्ड है या नहीं है, उसका जेस्चर, उसका पोस्चर, उसका बोलने का तरीका, हैंड मूवमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, चलने का तरीका, ये सब देखते हैं। तो ये सब पर्सनैलिटी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, कि वाह क्या चाल है, चलते चलते फूल बरस गए, इस तरीके की चाल है, मतलब इस तरीके से, मतलब ये सब पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इनके क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि जो पर्सन है उनकी 3 टाइप्स की पर्सनालिटी होती है, जिसमें पहला आता है आपका एस्थेनिक टाइप, जिसको हम लैप्टोस्मैटिक भी बोलते हैं। देखो ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइप्स में भी है और इन्होंने क्योंकि थ्योरी भी दी थी तो हम थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। तो एस्थेनिक टाइप के कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले से, कमज़ोर सा जिनका फिजिक होता है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा होता है, पतला सा होता है ना। लंबे से भी होते हैं ये, आपने देखोगे बहुत लंबे लंबे से, पतले से, एकदम वीक सब बॉडी स्ट्रक्चर जिन लोगों का होता है। ओपनली ये ज़्यादातर लोग शाई रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, इन्जॉय करते हैं वैसे किस चीज़ को, दूसरों की क्रिटिसाइजेशन को, ठीक है ना, लेकिन अपनी बुराई नहीं सुन सकते बिल्कुल भी, ठीक है। एथलेटिक टाइप वो लोग होते हैं जिनके एकदम स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, मस्कुलर होते हैं ना, जैसे बॉडी बिल्डर टाइप देखने में ऐसे लगे वो, और वेल बिल्ट बॉडी होती है इनकी, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं उनके, एनर्जेटिक से लगते हैं देखने में, एजर्टिवनेस होती है उनके अंदर,
किसी काम को करने की और एडजस्ट कर पाते हैं बहुत अच्छे से, ऐसी कैपेसिटी भी उनके अंदर होती है। ठीक है, फिर आते हैं आपके काइक्निक टाइप। काइक्निक टाइप वो लोग होते हैं जिनकी एकदम छाती चौड़ी होती है, छोटी सी गर्दन होती है और बहुत ही मोटे से होते है नहीं, आपने देखोगे बहुत छोटे छोटे हाइट के लोग होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, गर्दन छोटी होती है। तो ये जो लोग होते हैं जनरली जो है ये सोशलेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इमोशनल होते हैं और ग्रीगेरियस, इन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। शेल्डन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इन्होंने भी पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा था इन 3 टाइप्स में, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक वो टाइप के पर्सन होते हैं जिनकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया ईजी गोइंग चल रही होती है, एंटरटेनिंग लोग होते हैं, ये सोशलेबल होते हैं, रिलैक्सड होते हैं, एकदम कम्फर्ट लिविंग होते हैं। ठीक है, जो मीजोमॉर्फिक होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनको एडवेंचर पसंद होता है, एडवेंचरस होते हैं, मतलब इनको रिस्क लेना पसंद होता है, एजर्टिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, समटाइम्स एग्रेसिव नेचर भी इनका होता है। ठीक है, वैसे देखने में मस्कुलर होते हैं, एथलेटिक जैसे बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं वैसे होते हैं, स्टर्डी होते हैं। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, एकदम एक काम को लेके आपके अंदर एक जिद सवार हो। ठीक है ना, वो चीज़। एक्टोमॉर्फिक ये बहुत ज़्यादा पतले से, वीक से, डेलिकेट सा इनका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर ये इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन ना सोचते बहुत हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कलाकार होते हैं, रेस्ट्रेंड होते हैं एंड सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये लोग। ठीक है, फिर आती है आपकी जंग की क्लासिफिकेशन, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन्होंने पर्सन की पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इसके बारे में आप वेल अवेयर हो। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी थी जिसका नाम था टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी में बहुत साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, वो हमने पढ़ी, जिसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब हम पढ़ते हैं ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी में सबसे पहले आपके साइकोलॉजिस्ट आते हैं एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने ट्रेट थ्योरी दी थी। इनके हिसाब से जो पर्सनैलिटी होती है वो पर्सन का वो बिहेवियर होती है जो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो उसके अंदर प्रेजेंट है, जो कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ उनके अंदर प्रेजेंट है, उसको गाइड करती है। ठीक है ना, इन्होंने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स। ठीक है, पर्सनल ट्रेट्स को इन्होंने पर्सनल डिस्पोजिशन नाम दिया था। ठीक है, तो देखो कॉमन ट्रेट्स तो वो ट्रेट्स होते हैं जो जनरली सब लोगों में पाए जाते हैं, और पर्सनल ट्रेट्स वो होते हैं जो हर एक पर्सन में यूनिक होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 पर्सन ले लो, ये भी इसका भी नेचर अच्छा है, इसका भी नेचर अच्छा है, ये भी तुम्हारा लेकिन मतलब चक्कर क्या है कि इसको भी इसको भी मतलब इसका भी नेचर फ्रेंडली है, इसका भी नेचर फ्रेंडली है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है ना, तो कॉमन ट्रेट तो हो गया कि दोनों फ्रेंडली हैं। ठीक है, और पर्सनल ट्रेट क्या हो गया कि एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है ना, ठीक है, तो जो आपके एल्पोर्ट थे उन्होंने वो ट्रेट्स कॉमन ट्रेट्स में रखे थे जो सभी पर्सन्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हर एक के अंदर एक सोशल वैल्यू का ग्लिम्स होता है। ठीक है ना, तो ये सब आपके कॉमन ट्रेट्स में आने लगे। एल्पोर्ट के हिसाब से ये जो आपके ट्रेट्स होते हैं ये आपके सोशल प्रेशर में आके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, और ये आपकी सोसाइटी के सभी पर्सन्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके बेसिस पे हम पर्सनालिटी को एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि सब में ही कॉमन है। ठीक है ना, जो आपके स्पेशल ट्रेट्स हैं, जो आपके पर्सनल ट्रेट्स हैं, दे आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो जो आपके पर्सनल ट्रेट्स होते हैं इसमें आपके वो ट्रेट्स आ जाते हैं जो एक पर्सन को दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो एल्पोर्ट ने इन्हीं पर्सनल ट्रेट्स को अपनी लैंग्वेज में नाम दिया पर्सनल डिस्पोजिशन। उन्होंने बोला कि 1800 पर्सनल डिस्पोजिशंस हैं। इतने मतलब इन्होंने हर एक इंसान को ऑब्जर्व करके ये पाया कि लगभग 18,000 पर्सनल डिस्पोजिशंस पाए जाते हैं। ठीक है ना, और इसमें से कुछ डिस्पोजिशंस तो आपके ऐसे होते हैं जो हम नहीं देख सकते या समझ नहीं सकते कुछ तो। ठीक है ना, और कुछ जो हैं वो
आपका जो है कोर है पर्सनैलिटी का, ठीक है ना, जिनको देखना बहुत मुश्किल है, जिनको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं जिनको हम इजीली समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। ही क्लेम दैट देयर आर अबाउट 18,000 पर्सनल डिस्पोजिशंस। इनके हिसाब से कुछ तो ऐसे डिस्पोजिशंस हैं विच कैन बी क्लियरली सीन एंड अंडरस्टूड, बल्कि कुछ ऐसे हैं, है ना, जिनको देखना या समझना मुश्किल है, ठीक है। तो एल्पोर्ट ने इन जो हम देख सकते हैं और जो हम समझ सकते हैं, इन्हीं को ही इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड करा। कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेंट्रल डिस्पोजिशन एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन। कार्डिनल डिस्पोजिशन वो होते हैं जो आप पर्सन के बिहेवियर में ईजिली देख पाते हो, जैसे कि नॉन वायलेंस, ठीक है। सेंट्रल डिस्पोजिशन वो होता है जो पर्सन के अंदर होता है और उसकी पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, उसकी रियल आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका सोशल एबिलिटी, उसके मतलब आसानी से नहीं दिख सकता, लेकिन अगर उस पर्सन को खंगालोगे, टटोलोगे तो आपको दिख जाएगा। सेकेंडरी डिस्पोजिशंस जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सन के लिए और ज़्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं होते। जैसे कि किसी को हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो वो होता है आपके सेकेंडरी डिस्पोजिशन, ठीक है। फिर आती है आपकी कैटल्स की ट्रेट थ्योरी। कैटल नाम के भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी अपनी एक ट्रेट थ्योरी दी थी, ठीक है ना। तो देखो, इन्होंने जो एल्पोर्ट ने आपके 18,000 ट्रेट्स आइडेंटिफाई करे थे, जो पर्सनल डिस्पोजिशन जिन्होंने उनको नाम दिया था, जो आपके एक तरीके से कहते हैं पर्सनल ट्रेट्स थे, वो स्पेशल क्वालिटी जो एक पर्सन को दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है। इनमें से भी कुछ ऐसे थे जो हम इजीली समझ सकते थे, देख सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे, और कुछ हम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे एल्पोर्ट ने आपका जो है क्लासिफिकेशन करा था पर्सनैलिटी का 3 क्लासेस में, ठीक है ना। उन ट्रेट्स का, उन पर्सनल ट्रेट्स का दैट कैन बी इजीली सीन एंड अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो, कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का मतलब क्या था? पर्सनैलिटी रिलेटेड है आपकी ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर से पर्सन के। ओवर्ट बिहेवियर पर्सन का उस बिहेवियर को कहा जाता है आपका जो पर्सन किसी भी काम को ओपनली करता है बिना किसी से छुपाए, ठीक है ना। लेकिन कोवर्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो सीक्रेटली सब काम को करते हैं, ठीक है, किसी को पता ना चल जाए, ठीक है। तो देखो, कैटल ने जो आपके इन्होंने एल्पोर्ट ने 18,000 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करे थे, उनमें से उन्होंने 4500 ट्रेड्स को ही इन्होंने सिलेक्ट करा, ठीक है ना। और फिर इन 4500 ट्रेड में से भी जो कुछ सिनोनिमस से लग रहे थे उनको इन्होंने रिमूव कर दिया, और उसमें से फिर 200 ट्रेड्स को इन्होंने सिलेक्ट करा। फिर ठीक है, इन 200 ट्रेड्स में से भी एट लास्ट इन्होंने फैक्टर एनालिसिस करने के बाद 35 ट्रेड्स फाइनली इन्होंने सिलेक्ट करे, ठीक है। अब देखो, अब जिस के थ्रू फैक्टर एनालिसिस के थ्रू तो 35 ट्रेड्स तक ये लोग पहुँचे, तो इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम फैक्टोरियल सिस्टम थ्योरी भी इन्होंने रखा, ठीक है ना। अब देखो, कैटल ने इन 35 ट्रेड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा, जिनका नाम था द सरफेस ट्रेड्स एंड द सोर्स ट्रेड्स, ठीक है। इन्होंने सरफेस ट्रेड्स में वो ट्रेड्स रखे जो पर्सन के बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने सोर्स ट्रेड्स में वो ट्रेड्स रखे जो पर्सन के बिहेवियर को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 18,000 ट्रेड्स थे जो आपके एल्पोर्ट ने आपको दिए थे, उसमें से 4500 आपके इन्होंने सिलेक्ट करे कैटल ने, उसमें से सारे सिनोनिमस सब हटा के फिर उन्होंने इसमें से 200 सेलेक्ट करे, और इन 200 में से भी सब सिनोनिमस जो थे उनको हटा के उसके बाद फिर इन 200 में से भी इन्होंने फैक्टर एनालिसिस करने के बाद फाइनली 35 ट्रेड्स पर पहुँचे, ठीक है। इन 35 ट्रेड्स को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आपका सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड्स। सरफेस ट्रेड्स में वो ट्रेड्स रखे जो आपके बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, और सोर्स ट्रेड्स में इन्होंने वो ट्रेड्स रखे जो आपके बिहेवियर को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, कैटल के हिसाब से जो आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप था इन 35 ट्रेड्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है ना। इनके इंटरेक्शन को समझना बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। और इतना फैक्ट है कि इन्हीं का ही इंटरेक्शन जो है काफ़ी है पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो कैटल ने क्या करा, तो देखो, कैटल ने ये पाया कि इन 35 ट्रेड्स में से भी, अब इन 35 ट्रेड्स में से भी 3 ट्रेड्स ऐसे थे जो आपको हर एक आम आदमी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और 2 ऐसे थे जो आपके कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स में पाए जा रहे थे, ठीक है ना। तो अब
ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या करा, अब रिमेनिंग के बचे 23 ट्रेड्स में से भी इन्होंने 16 ट्रेड्स को इन्होंने इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी इन्होंने बोला, और इसको नाम दिया इन्होंने 16 PF क्वेश्चन आया, ठीक है ना। ओके, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि फिर 30, ठीक है ना, कि 18,000 में से इन्होंने पहले तो 4500 सेलेक्ट करे, 4500 में से भी इन्होंने फिर सिनोनिमस हटा के 200 आए, 200 में से भी फिर इन्होंने फैक्टर एनालिसिस करने के बाद इनको 35 ट्रेड्स मिले। इन 35 ट्रेड्स में से भी ऐसा समझो कि 3 आउट ऑफ 35 जो है, मतलब 35 में से 3 ट्रेड्स तो ऐसे थे जो आपके हर एक आम आदमी में पाए जा रहे थे, और 2 ऐसे थे जो आपके कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स में से पाए जा रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने वो कुछ ट्रेड्स हटा के इनके पास फाइनली 23 ट्रेड्स बचे। इन 23 में से भी इन्होंने फिर 16 सेलेक्ट करे पर्सनैलिटी के, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स बताए इन्होंने, ठीक है। तो वो 16 जो है इन्होंने बाइपोलर फैक्टर्स में इन्होंने डिफाइन करा। बाइपोलर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपने सुना होगा, आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि स्टेबल है कोई चीज़, अनस्टेबल है, इस तरीके से। तो ये जो 16 फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, जो इन्होंने 16 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स बताए पर्सनालिटी के, इसको इन्होंने बाइपोलरली रिप्रेजेंट करा। बाइपोलरली मतलब देखो इस तरीके से, जैसे कि आपका कोई आदमी टेंस है तो कोई रिलैक्स है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 16 आपके ये वो ट्रेड्स हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए लिख दिए हैं। पेपर में अगर आप एक आदमी लिख देंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर इसी ट्रेड थ्योरी में आपकी तीसरी थ्योरी आती है आपकी फ्रूड की पर्सनैलिटी थ्योरी, ठीक है ना। इन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा था वाइल कीपिंग इन माइंड द रिलेशन। इन्होंने पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं माइंड से रिलेट किया था, ठीक है ना। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये 3 इनका क्लासिफिकेशन था पर्सनैलिटी का, ठीक है ना। इन्होंने आइसबर्ग, आप देख सकते हो ये, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करके इन्होंने जो है माइंड के या पर्सनैलिटी के 3 लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था। कॉन्शियस, जो कि आपके आइसबर्ग की टिप है। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जिन थॉट्स के बारे में, जिन फीलिंग्स के बारे में आप अवेयर होते हो, आप दिख रहा है आपको, आप क्लियरली अवेयर हो। प्री कॉन्शियस क्या होता है, जो चीज़ ईजिली रिट्रीवल होती है, जैसे कि प्री कॉन्शियस आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा है, लेकिन हम यहाँ तक जाके सबमरीन वमरीन के थ्रू इस चीज़ को हम ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो मेमोरी जो ईजिली रिट्रीवल है वो आपकी प्री कॉन्शियस माइंड में रहती है, ठीक है ना। और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो आपका हिडन होता है, जो दुबका हुआ होता है, जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते, तो आपकी जो डिज़ायर्स जो आपकी हिडन है वो होती है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है ना। जो आपका फियर है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड में ही छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे इन्होंने जो है पर्सनैलिटी को जो है 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, ठीक है, रिलेटेड माइंड से रिलेशनशिप रखते हुए, ठीक है। फिर आती है आपकी टाइप कम ट्रेट थ्योरी, ठीक है। टाइप कम ट्रेट थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी आती है आपकी आइसेनिक की पर्सनालिटी थ्योरी। आइसेनिक पर्सनालिटी थ्योरी जो है इनका मानना है कि जो पर्सनालिटी है वो आपकी बायोलॉजी और आपकी जेनेटिक्स से डिटरमाइन होती है, फोकसिंग ऑन द 3 मेन डायमेंशन। कौन कौन सी वो डायमेंशंस हैं, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म, स्टेबिलिटी एंड साइकोटिज्म एंड नॉर्मेलिटी। पेन मॉडल इसको कहा जाता है, पेन मॉडल, इस डायग्राम के आप थ्रू देख सकते हो, पेन मॉडल। साइकोटिज्म, नॉर्मेलिटी, पी से, ई से और एन से, ठीक है। एक एक करके टर्म्स को समझते हैं। एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट नाम से समझ में आ रहा है। एक्सट्रोवर्ट्स कौन से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग होते हैं, ओपन होते हैं, दूसरों से इम्पल्सिव होते हैं, ठीक है ना। इनको हाई स्टिमुलेशन चाहिए होता है अपना ऑप्टिमल चीज़ तक पहुंचने के लिए, जबकि इंट्रोवर्ट्स एकदम क्वाइट होते हैं, ठीक है ना, अंदर ही अंदर झांकते रहते हैं। नेचुरली इनका अराउजल लेवल हायर होता है और ये एक्सेसिव स्टिमुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हैं, मतलब कि इनको पब्लिक डीलिंग इतनी पसंद नहीं होती है, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके न्यूरोटिज्म एंड स्टेबिलिटी। देखो हम पर्सन की इमोशनल स्टेबिलिटी को मेज़र कर पाते हैं, या फिर कोई कितना स्ट्रेस टॉलरेट कर सकता है, उस चीज़ को हम मेज़र कर पाते हैं। तो न्यूरोटिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इनका नर्वस सिस्टम होता है, इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होता है, मूडीनेस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और स्ट्रेस में ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। वहीं स्टेबल वाले जो होते हैं एकदम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है ना। साइकोटिज्म वर्सेस नॉर्मेलिटी, देखो ये जो डायमेंशन है ये मेज़र करती है आपकी
एग्रेसिवनेस को, आपके एंटी सोशल बिहेवियर्स को, ठीक है ना, ये जो आपकी डायमेंशन है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो साइकोटिज्म होते हैं ये आपके वो पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका एंटी सोशल बिहेवियर होता है, जो आपके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये हर चीज़ सोशल नॉर्म्स को डिसरिगार्ड करने की इनके अंदर वो रहती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब रूल, ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा रूल से बाउंडेड हैं, ठीक है ना, इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी रहती है, ठीक है ना। नॉर्मलिटी जो होती है, जो आपके एकदम नॉर्मल पर्सन रहते हैं, इससे जस्ट अपोजिट आपका नॉर्मलिटी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो 3 मेथड्स हैं जिनसे हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में आपका सबसे पहला आता है आपका रेटिंग स्केल, क्वेश्चनायर, सोशियोमेट्री, चेकलिस्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं। सब्जेक्टिव मेथड्स में आप इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, केस स्टडी मेथड के थ्रू, क्यूमुलेटिव के थ्रू, एनेक्डोटल मेथड्स के थ्रू आप जो है पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्यूमुलेटिव मेथड होता है आपके बच्चे के सारे स्कूल के रिकॉर्ड देखना। एनेक्डोटल रिपोर्ट हो जाते हैं बच्चे का मतलब सारा रिकॉर्ड देखना, उसका पर्सनल भी, उसका स्कूल का भी, ठीक है ना, सब तरीके के रिकॉर्ड उसको देखना, ठीक है। प्रोजेक्टिव मेथड्स में आपके वर्ड एसोसिएशन मेथड आ जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन मेथड आ जाता है, रोसाल्ज इंक ब्लॉट टेस्ट आ जाता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट आ जाता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आ जाते हैं। ये सब आपके मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन मेथड्स का इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम है। एक रोचार्स इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये एक आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसको स्विस साइकोलॉजिस्ट थे आपके एक हरमन रोसार्च, उन्होंने इसको डेवलप करा था 1921 में, अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने, ठीक है। तो इस टेस्ट में आपके 10 इंक ब्लॉट इमेजेस होती थी, आप इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से बच्चों को दी जाती थी, देखने में सिमेट्रिकल लगती थी, इनका कोई क्लियर मीनिंग देखने में नहीं निकलता था। तो जो पार्टिसिपेंट होते थे उनसे पूछा जाता था कि इन ब्लॉक को आप देख के क्या समझ पा रहे हो और उसको डिस्क्राइब करना होता था, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके के इंक ब्लॉक्स बच्चों को दिखाए जाते थे और इन पिक्चर्स को देखकर उनको आइडेंटिफाई करना होता था कि वो क्या चीज़ देख के क्या चीज़ समझे उस पिक्चर को देख के। ये था आपका रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। बस यही था यूनिट 4 में, ठीक है ना, पर्सनैलिटी को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा चैप्टर थोड़ा अजीब है ये मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें इतनी सारी थ्योरीज हैं, याद करना पड़ता है, इसका क्लासिफिकेशन उसका क्लासिफिकेशन, लेकिन आता है। मैंने पिछले साल मेरा बीएड फर्स्ट ईयर था, तो उसमें पर्सनैलिटी की थ्योरी पूछी गई थी, ठीक है ना, तो ये आती है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ कौन सी वाली पूछी गई थी, ये जिसमें ये एंडोमॉर्फिक वगैरह थे सब, ये वाली पर्सनैलिटी की थ्योरी, ये वाली सॉरी टाइप थ्योरी, यस टाइप थ्योरी पूछी गई थी, ठीक है ना, मेरा टाइप है। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर रहेगी, ये आपका लास्ट चैप्टर होगा, ये आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके सिर्फ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट हो जाएंगे। देखो इन वीडियोज़ में मैं आपको ऐसा मत समझना कि मैं आपको चैप्टर से समझा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस ही एक तरीके से समझा रही हूँ, बस मैं उसको थोड़ा टॉपिक की उसमें रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये सब वही है जो आपके एग्ज़ाम्स में बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं वो मैं आपको लॉन्ग में पढ़ा देती हूँ ऐसे वीडियो वाइज, और जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आते हैं वो मैं आपको अलग से शॉर्ट वेरी शॉर्ट करा देती हूँ, ठीक है ना। ऐसा होता है, आप ऐसा ना समझे कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बैंक से और जो बीएड के प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 6 से 7 साल पुराने, उन सब बीएड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं ही मैं आपके सामने ये वीडियो रखूँगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।